हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग होम साइंस के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाते हैं। ऑप्शन लुई पाश्चर, निकोलस एपर, थॉमस सेंटिगटन, विलियम अंडरवुड। ये जो खाद्य प्रसंस्करण है यूनिट, ये आपके होम साइंस की ही यूनिट है। उसमें सिलेबस में ये है जिसमें हम फूड प्रोसेसिंग पढ़ते हैं, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है इसके जनक कौन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। पूछ लेता है कौन इसके आविष्कारक हैं, किसने ये जो भी तकनीक है ये खोजी, या कौन इसके जनक कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो खाद्य प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं। तो इसके जो जनक है वो कौन है? निकोलस एपर्ट इसके जनक हैं। ये जो निकोलस एपर्ट हैं ये फ्रांस के थे और ये हलवाई थे पेशे से, और इन्होंने कैनिंग विधि की खोज की थी। आप पढ़ते हैं ना डिब्बाबंद प्रोडक्ट जो पढ़ते हैं हम लोग, जिसमें क्या होता है, खाद्य पदार्थों को पकाकर वायुरोधी डिब्बों में भरकर रखा जाता है, जिसे हम कैनिंग विधि कहते हैं। ये कैनिंग विधि के जनक भी थे। कौन थे? निकोलस एपर्ट, जिन्हें खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व होता है? तो यहाँ पर हमें ट्रेस तत्व बताने हैं। हम जब मिनरल्स पढ़ते हैं, दो टाइप के मिनरल्स होते हैं, एक होते हैं मेजर, दूसरे होते हैं ट्रेस। तो इसमें इंसुलिन का हमें बताना है इसमें कौन सा ट्रेस तत्व पाया जाता है। ऑप्शन है लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, जिंक। तो इंसुलिन जो है इसमें जो ट्रेस तत्व पाया जाता है वो जिंक होता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको देखना है, इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करें वहाँ पर देख लें कि पूछा क्या गया है। कभी कभार क्या होता है कि हम क्वेश्चन को ठीक प्रकार से नहीं देखते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा इसमें नहीं है। तो विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का बनने का समय बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा है पेलेग्रा रोग जो होता है विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। तीसरा है बेरी विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। फिर है रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो जैसा कि आपको पता है, विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है, रक्त का थक्का बनने का समय जो है वो बढ़ जाता है। यानी कि जो विटामिन के है ये क्या करता है, रक्त का थक्का बढ़ाने में सहायक होता है। लेकिन इसकी कमी होगी तो क्या होगा, रक्त का थक्का जो है वो लेट से बनेगा। फिर है पेलेग्रा रोग विटामिन B3 की कमी के कारण होता है, ये आपका सही होगा। फिर लिखा है बेरी विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, तो ये आपका गलत होगा। बेरी जो होता है ये किसकी कमी के कारण होता है? B1 की, जिसे हम थायमीन कहते हैं, उसकी कमी के कारण ये होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा गलत होगा? ऑप्शन सी इसमें आपका गलत होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण का तरीका इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा तरीका खाद्य संरक्षण का नहीं है। ऑप्शन है प्रशीतन, खमीरीकरण, निजलीकरण, ऑक्सीकरण। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रशीतन, खमीरीकरण, निजलीकरण ये क्या है, आपके खाद्य संरक्षण के तरीके होते हैं। लेकिन ऑक्सीकरण क्या है, ये खाद्य संरक्षण का तरीका नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसमें आपका सही होगा। नेक्स्ट है, खेसारी दाल खाने से कौन सा रोग हो जाता है? जो रेड वाली दाल होती है उसका यहाँ पर पूछा है, उससे कौन सा रोग हो जाता है? टाइफाइड, लैथेरिज्म, अमीबाइसिस या स्काइलेट फीवर। तो खेसारी दाल खाने से कौन सा रोग हो जाता है? इससे लैथेरिज्म नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, खाद्य संक्रमण में भूमिका निभाने वाला जीवाणु समूह है। ऑप्शन क्लोस्ट्रिडियम वेल्साई समूह, स्टेफाइलोकोकाई समूह, साल्मोनेला समूह, उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऐसा है जो कि खाद्य संक्रमण में भूमिका निभाते हैं? तो देखिए ये आपके तीनों ही सही हैं। ये जो होते हैं ये खाद्य संक्रमण में भूमिका निभाते हैं, यानी जो भोजन है, फूड है, उसको स्पॉइल करने के लिए ये जीवाणु उत्तरदायित्व होते हैं तीनों ही। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। HACCP कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन 1940 में, 1950 में, 1960 में, 1970 में। तो HACCP है क्या, जिसके बारे में हम बात करते हैं। HACCP क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है HACCP की? तो इसकी फुल फॉर्म होती है हैजार्ड्स एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। देखिए जो भी ऐसे आपके मानक चिन्ह हो गए, जैसे FPO हो गया या फिर FSSAI हो गया, इन सब की फुल फॉर्म क्या है और इन सब की स्थापना कब हुई, ये आपको याद रखना है। तो HACCP ये कब प्रारंभ हुआ?
ऑप्शन है 1940, 1950, 1960, 1970। तो ये जो है कब आया, 1960 के दशक में ये आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना कब हुई? जुलाई 1997, जुलाई 1998, जुलाई 2000, जुलाई 2002। तो खाद्य प्रसंस्करण जो है इस उद्योग की स्थापना कब की गई थी? तो जुलाई 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, एंजाइम, विटामिन, हार्मोन का समान लक्षण क्या होता है? इन तीनों के बारे में आपको एक समान लक्षण इनका बताना है। एंजाइम, विटामिन, हार्मोन, तो ये सब प्रोटीन होते हैं। यह सब उपापचय प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इन सब का शरीर में संश्लेषण होता है, ऑक्सीकारक मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। तो देखिए ये तीनों ही जो हैं इनका समान लक्षण क्या है? इन सब का शरीर में संश्लेषण होता है। ऑप्शन सी इसका आपका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रोस्था का संबंध है? ऑप्शन मेज से, पलंग से, कुर्सी से, बेंच से। तो जब हम फर्नीचर पढ़ते हैं, ठीक है, होम मैनेजमेंट में फर्नीचर वाला पार्ट पढ़ते हैं, वहाँ आपका ये प्रोस्था शब्द आता है। तो प्रोस्था शब्द जो है ये वैदिक काल से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? बेंच होता है। ठीक है, क्या अर्थ होता है? बेंच होता है। वहीं यदि आपसे कुर्सी का पूछ लेता तो कुर्सी को आसंदी, ठीक है, पलंग आपका श्याना हो गया या तलपा हो गया। तो ये सभी का यूज़ किया जाता था वैदिक काल में। तो यहाँ पर प्रोस्था का पूछा है, तो प्रोस्था क्या है? ये एक प्रकार की बेंच होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खिड़की के वर्णन से संबंधित है? तो यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शन है वेनेशियन ब्लाइंड, ड्रेपरी, दहली या यह सभी। तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है ये सारे ही जो हैं आपके वेनेशियन ब्लाइंड हो गया, ड्रेपरी हो गया, दहली हो गया, ये सब क्या है? ये कर्टेन यानी पर्दों के प्रकार हैं। अब यहाँ पर यदि हम ड्रेपरी की बात करें तो मान लीजिए ये आपकी खिड़की है, विंडो है, ठीक है, ये आपकी विंडो हो गई। अब जो कर्टेन है आपके वो आपके नीचे जो आपकी फर्श होगा, ठीक है, नीचे फर्श तक के जो पर्दे होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? तो वो आपके ड्रेपरी कहलाते हैं। ठीक है, फर्श तक जो टच करते हैं वो आपके ड्रेपरी कहलाते हैं। दहली की यदि बात की जाए तो दहली जिसे हम सिल कहते हैं, तो ये कहाँ तक के पर्दे होते हैं? तो मान लीजिए ये आपकी विंडो है, ठीक है, सॉरी, ये आपकी विंडो है। अब विंडो तक के ही नाप के जो पर्दे होते हैं, ठीक है, इसी नाप तक के जो पर्दे होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? दहली कहलाते हैं। वेनेशियन ब्लाइंड जो होते हैं ये आपने देखे होंगे पर्दे, ये कैसे पर्दे होते हैं? जो छाया, एकांतता को प्रतीत करते हैं, ये वेनेशियन ब्लाइंड पर्दे कहलाते हैं। तो ये सभी आपके सही होंगे जो खिड़की से संबंधित हैं। तीनों ही आपके पर्दों के प्रकार हैं। नेक्स्ट है, आईसीएमआर 2020 द्वारा दी गई एक गर्भवती महिला के लिए विटामिन ए की प्रस्तावित मात्रा की आवश्यकता कितनी है? तो यहाँ पर हम विटामिन ए की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है 400 mg पर डे, 406 mg पर डे, 390 mg पर डे या 460 mg पर डे। तो आईसीएमआर के अकॉर्डिंग जो गर्भवती महिला है उसे विटामिन ए की जो प्रस्तावित मात्रा दी गई है वो 406 mg पर डे दी जाती है। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष प्राप्त किए जाने का लक्ष्य है? तो देखिए सतत विकास होता क्या है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये कब तक प्राप्त किए जाने का लक्ष्य है? ऑप्शन दिए हुए हैं 2020, 2030, 2040 या 2050। तो इनका लक्ष्य है 2030 तक। कई बार आपके यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो संभावना है सेकंड में भी आपका पूछ ही सकता है, क्योंकि इसमें गोल्स हैं, 17 गोल इसमें लिए गए हैं। ये जो सतत विकास लक्ष्य है इसकी 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जब 70वीं बैठक हुई थी, वहाँ पर 2030 तक के लिए सतत विकास एजेंडा के तहत सदस्य देशों के द्वारा 17 गोल निर्धारित किए थे, यानी 17 विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया था, जिसमें आपका जीरो हंगर, पॉवर्टी, एजुकेशन वगैरह ये सब आपके 17 लक्ष्य इसमें शामिल हैं। तो ये कब तक प्राप्त किया जाना है? 2030 तक। एसडीजी जिसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नेक्स्ट है, निम्न में से विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग के बारे में आपको बताना है। कौन कौन से रोग हैं जो कि विटामिन डी की कमी से हो जाते हैं? ऑप्शन ऑस्ट्रोमलेशिया, बोलैक्स, रिकेट्स, कोइलोनीशिया। तो देखिए विटामिन डी जो है इसकी कमी से क्या होता है? ऑस्ट्रोमलेशिया इसकी कमी से देखा जाता है, बोलैक्स इसकी कमी से देखे जाते हैं और रिकेट्स भी इसकी कमी से देखे जाता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? 1, 2, 3। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है,
प्रबंध प्रक्रिया है? ऑप्शन लंबी, सतत, अंतर्विरामी, स्वयं में समाप्ति। तो प्रबंध कैसी प्रक्रिया होती है? प्रबंध जो होती है ये एक सतत प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों के ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50% से अधिक होता है। तो देखिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है? तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की यदि बात की जाए, इसके अनुसार जो कोई भी भोज्य पदार्थ है वो रक्त शर्करा को कितना बढ़ाता है। यानी कि जो कोई भी हम भोज्य पदार्थ ले रहे हैं, अब वो कितना भोज्य पदार्थ रक्त शर्करा को बढ़ाता है, ये संख्या पर निर्धारित करता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स यह कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ की संख्या को एक निर्दिष्ट एक प्रणाली होती है जो कि निर्धारित करती है कि कोई भोज्य पदार्थ रक्त शर्करा को कितना बढ़ा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ओट्स, चावल, सेब, शकरकंदी, केला, राजमा। तो जैसा कि आप जानते हैं जो ग्लूकोज लेवल बढ़ाते हैं यानी रक्त शर्करा को बढ़ाते हैं, कौन कौन से होते हैं? जो कि 50% से अधिक होते हैं। इसमें पहला आपका आ जाएगा, यहाँ पर बताना है कौन कौन से होते हैं। पहला आपका चावल आ जाएगा, शकरकंदी आ जाएगा, और क्या होता है? और केला होता है। ये तीनों ही जो है 50% अधिक होते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स में। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा? बी, डी और ई, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको समझ में आ गया क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स यह कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों की संख्या की एक प्रणाली है जिसके अनुसार कोई भी भोज्य पदार्थ रक्त शर्करा को कितना बढ़ाता है यह पता चल जाता है इससे। नेक्स्ट है, ऊन के उत्पादन का सही क्रम दीजिए। तो यहाँ पर ऊन की प्रोसेसिंग हमें बतानी है, किस तरीके से ऊन से जो रेशा है वो तैयार किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं काटना, धुनना, कंघी करना, कार्बोनाइजिंग करना, श्रेणी करना, यानी कि ग्रेडिंग उसकी करना। तो यहाँ पर देखिए जब भी हम ऊन की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको पता है कि इसको काटते हैं, भेड़ों से उसको काटा जाता है जिससे हम क्या बोलते हैं? शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपसे शेयरिंग भी शब्द कई बार पूछा गया है। तो काटना शेयरिंग कहलाता है। फिर क्या करते हैं? फिर उसकी ग्रेडिंग करते हैं, यानी श्रेणी में उसको रखते हैं। उसके बाद कार्बोनाइजिंग की जाती है। कार्बोनाइजिंग के बाद क्या करते हैं? धुलना प्रोसेस आता है जिसे कार्डिंग हम बोलते हैं। फिर कॉम्बिंग प्रोसेस आता है, यानी ऑप्शन इसमें कौन सा आपका सही होगा? तो पहले आपका आ जाएगा काटना, फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा? ग्रेडिंग करना, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका सही होगा। नेक्स्ट है, पॉलीयूरिया किस बीमारी से संबंधित है? ऑप्शन टाइफाइड, यूटीआई, टीबी, डायबिटीज। तो देखिए पॉलीयूरिया जो होता है ये किससे संबंधित है? ये डायबिटीज से संबंधित होता है। पॉलीयूरिया में यानी कि बार बार पेशाब आना, यूरिन के साथ ग्लूकोज भी इसमें निकल जाता है, और ये जो होता है शरीर में इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन में कमी अथवा अन्य कारण से भी ये दिक्कत होती है जो डायबिटीज की है। नेक्स्ट है, अकेले खेलने को इनमें से और क्या कहा जाता है? समानांतर खेल, दर्शक खेल, स्वतंत्र खेल, बेतरतीब खेल। तो आपको बताना है अकेले खेलने को क्या कहा जाता है? समानांतर खेल कहा जाता है। इसमें क्या होता है? जो बच्चा होता है वो जब दूसरे बच्चों के आसपास होता है, यानी कि जो बच्चा होता है वो अकेले तो खेलता है लेकिन पूरी तरीके से वो स्वतंत्र नहीं होता। उसके आसपास बहुत सारे बच्चे होते हैं लेकिन वो फिर भी उनसे अलग खेल खेल रहा होता है और उसका ध्यान दूसरों पर नहीं होता। यह कब देखा जाता है? ये कंडीशन 2 वर्ष की अवस्था में अधिक देखी जाती है। ऐसे में बच्चे समानांतर खेल खेलता है। नेक्स्ट है, बोलनी ऊन को कहते हैं। ये किसी ने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा था कि बोलनी ऊन के बारे में आप बताएं। बोलनी ऊन जो होती है ये मैरिनो ऊन होती है। तो देखिए बोलनी ऊन जो होती है इसी को बॉटनी ऊन भी कहा जाता है, बॉटनी बे के नाम से भी जाना जाता है। ये जो ऊन है ये ऑस्ट्रेलिया में मैरिनो जो होती है, यानी ऑस्ट्रेलिया में मैरिनो ऊन को ही बॉटनी बे या फिर बोलनी ऊन से जाना जाता है। ये शायद इसलिए भी चर्चा में रहा होगा क्योंकि 2020 में क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया से कुछ मादा भेड़ों को लाया गया था टिहरी गढ़वाल यानी उत्तराखंड में, जिससे कि जो प्रजनन है वो बढ़े और साथ ही साथ जो मैरिनो है ऑस्ट्रेलिया की उनसे हमें अच्छे प्रकार का ऊन प्राप्त हो। तो शायद इसलिए ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। लेकिन मैं आपसे बोलती हूँ कि जो करंट में आपका है वो आप जरूर देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा बोलनी यानी जिसे हम बॉटनी बे ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं वही आपकी मैरिनो ऊन होती है। तो ये 20 MCQ थे जो हमने सॉल्व किए। यदि किसी को इनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।